हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर हम लोग उपस्थित हैं आपके 17th बीपीएससी प्री के पीटी एग्ज़ाम में आने वाले कुछ प्रश्नों के एक सिलेक्टेड टॉपिक के साथ, जिसमें हमारे सामने है आज का टॉपिक बिहार का जनसंख्या, यानी जिसको हम लोग पॉपुलेशन ऑफ बिहार कहते हैं। हमने जैसा आपसे वादा किया था कि हम जो टॉपिक लेके आएंगे उसमें फैक्ट प्लस और उसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो साथ साथ में लेके आएंगे। सिर्फ आपको फैक्ट हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि अब जो प्रश्नों की प्रकृति हो रही है वो सिर्फ फैक्ट आधारित बीपीएससी अब नहीं रह गया है। अब एक कॉन्सेप्ट आधारित होते जा रहा है, ठीक है। यानी किसी भी तरह का हमारे पास अगर किसी तरह का प्रश्न आए, ठीक है, तो इसमें हम लोग बना सकें। अगर हमने इस पे 30 मिनट दिया है तो 30 मिनट के बाद अगर इसमें से जितने भी प्रश्न आने आए वो हमसे बन जाए, वरना ऐसे 10 मिनट 20 मिनट सिर्फ बर्बाद कर दें और हमसे प्रश्न छूट जाए, तो वैसा 20 मिनट को बचाना है। क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम क्या है, बहुत ही नज़दीक है। हर दिन एक एक दिन आपके एग्ज़ाम के दिन में और आज के दिन में वो घटते जा रहा है। इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट, टॉपिक सिलेक्शन, ये बहुत ही बेहतर होना चाहिए। यही आपके रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, हमारे पास आज का टॉपिक है बिहार पॉपुलेशन, बिहार की जनसंख्या। और ये हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे और लास्ट में हमने मैप के साथ भी एक दे देंगे। आप अगर वो उस मैप को भी अगर अपने एग्ज़ाम हॉल तक देख रहे हैं अगर सुबह सुबह, तो आपके सारे प्रश्न इनसे बन जाएंगे। मैं उसका एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से आप वो चीज़ को देख पाएंगे कि क्या है मैप हमारा। देखिए, इस टाइप का आपके पास मैं एक मैप दे दूंगा, जिसमें सारा कुछ जिला वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, और अलग अलग कलर से भी लिखा हुआ है कि ताकि आप इसका अध्ययन कर सके। ये एक जो फैक्चुअल चीज़ है उसका एक जगह इसको समग्र रूप से रख दिया गया है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो ये समझने पे आपको बहुत आसानी होगी और इसका रिवीजन भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक कि क्या क्या हम लोग को जनसंख्या में प्रश्न या क्या क्या हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आज पहला चैप्टर है या जिसको हम लोग कहेंगे, मैंने आपके लिए सुविधा के लिए पहले से ही इसको लिख लिया है ताकि आपका समय यहाँ पे कम बर्बाद हो सके, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है बिहार की जनसंख्या, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हमें प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और कैसे इन प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से बनाएं। मैं बार बार कर रहा हूँ कि इससे भी एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो जो बिहार की जनसंख्या है, थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि जनसंख्या किसको कहते हैं। किसी भी इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम लोग जनसंख्या कहते हैं। तो क्या ये महत्वपूर्ण है, इसकी गणना क्यों करते हैं हम, ठीक है, क्यों गणना करते हैं, क्या हमको आधार मिलता है, कल आप प्रशासनिक पदाधिकारी बनने वाले हैं, तो आपको ये सब बेसिक डेटा है जिससे आप उस क्षेत्र की विकास की योजनाओं को बहुत भली भांति समझ पाएंगे कि आपकी विकास योजनाएं में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जनसंख्या के लिए बहुत सारे गुण हैं। जनसंख्या हमारा क्या करता है, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार का आंकड़ा हमें देता है, ठीक है। इसलिए देखेंगे कि कब से शुरू हुआ, तो देखेंगे कि आज़ादी के पूर्व भी 1872 से शुरू हुआ। जब हमारे पास कौन थे, जब अंग्रेजों का शासन था, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे थे लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो कभी कभी हिस्ट्री में पूछ लेता है विकास क्रम पर। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, जनसंख्या का प्रारंभ किया। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, जिन्होंने 10 वर्षीय जनसंख्या 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या गणना की प्रक्रिया को उन्होंने प्रारंभ किया, जो वर्तमान तक अभी तक चल रहा है। अभी तक हमारे पास जो अद्यतन जनसंख्या का रिपोर्ट है वो 2011 का है। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण 2021 का जनगणना भारत में अभी नहीं हो पाया है। अभी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, ठीक है। तो उसका रिपोर्ट जब आएगा तो हम उसको देखेंगे। अभी तक हमारे पास आधिकारिक आंकड़ा 2011 का ही है, ठीक है। 1948 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947 में, तो हमने 1948 में क्या किया, जनगणना गिनने के लिए हमारे पास एक विभाग बना गृह मंत्रालय के नीचे, ठीक है, जिसमें हम लोग जनसंख्या रजिस्ट्रार आयुक्त होते हैं, जो जनगणना गिनने का कार्य करते हैं और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
हमेशा ध्यान रखिएगा कि जनगणना क्या होता है, एक अलग बोर्ड है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जब जनगणना देखेंगे कैसे जनसंख्या, जब आप मेंस में आएंगे तो यहीं से बहुत सारा प्रश्न बनेगा कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर भी हमारे से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमने जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या किया है, देश की आज़ादी के बाद से ही बहुत सारे कार्य इसमें किए हैं। हम इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से भी एक दो प्रश्न आपके पास आ जाएंगे, तो आंकड़ा के अलावा कहीं से भी प्रश्न आएगा तो वो भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1948 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 1978 में बना, स्वामीनाथन समिति 1984 में बनी, 1999 में हमारे पास राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वर्ष में हमारे पास प्रस्तुत हुआ। उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं अभी। तो इसमें क्या किया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में बाद में संशोधन हुआ और हमारा TFR यानी जनसंख्या प्रतिस्थापन दर, ठीक है, वो 2.1 का लक्ष्य रखा गया ताकि हम 1970 तक अपनी जनसंख्या को क्या कर दें, स्थिर कर दें। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि TFR क्या होता है। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि हमारे जनसंख्या स्थिरीकरण कब तक है, 1970 में हमारी जनसंख्या नीति में संशोधन करके ये बनाया गया है। TFR 2.1 करने का प्रस्ताव है। अगर इसको मोटा मोटी समझें तो कहा जाएगा कि एक पुरुष एक स्त्री मिलकर 2 बच्चा ही जन्म करे तभी हमारा जनसंख्या क्या होगा, स्थिर होगा। क्योंकि 2 वृद्धि करेंगे तो 2 समाप्त हो जाएंगे, तो जनसंख्या हमारा स्थिर हो जाएगा। ये हमारा TFR अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम जनसंख्या में पढ़ेंगे क्या। अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास कि जनसंख्या में पढ़ेंगे क्या। तो हमेशा याद रखिएगा कि जनसंख्या में जितना भी हम आंकड़ा पढ़ेंगे इसी तीनों पिलर के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जनसंख्या का आकार एवं उसका वितरण पढ़ेंगे कि हमारा जनसंख्या क्या है, भारत में हमारी स्थिति क्या है, इसका वितरण कैसे है। कहीं कुल जनसंख्या पढ़ेंगे, कहीं घनत्व पढ़ेंगे। फिर जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन, कैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, और उसमें कैसे परिवर्तन आता है। तो हम देखेंगे कि ये तीनों चीज़ किससे होता है, जन्म से होता है, मृत्यु से होता है और प्रवास से होता है। पिछले बार BPSC में प्रवास से क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको समझने के लिए कि प्रवास क्या है। अच्छा, इसको अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ये 3 चीज़ क्या करता है, जनसंख्या में वृद्धि लाता है और उसके संरचना में परिवर्तन लाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि जनसंख्या के में वृद्धि और उसमें परिवर्तन लाने के निम्न कौन कौन से कारक हैं, तो क्या बताइएगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास। कथन मतलब 1 2 दोनों सही है, 3 यानी प्रवास को आप लोग भूलिएगा नहीं, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रवास। ठीक है, और बिहार इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हम लोग प्रवासी चीज़ जानते हैं, ये इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। मेंस में इस पे प्रश्न आने की संभावना बहुत ही प्रबल रहती है, तो हमेशा इसको भी रखिएगा आप लोग कि जनसंख्या में वृद्धि और जनसंख्या में परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण कारक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। फिर जनसंख्या के गुण और उनमें परिवर्तन देखते हैं, जिसमें हम लोग उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यवसायिक स्वच्छता, धार्मिक संगठन, इस टाइप के हम लोग देखते हैं। तो इस अगर एक पेज से भी अगर आपको 2 या 1 क्वेश्चन कहीं आ गया तो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, हम लोग आते हैं अब अपने दूसरे टॉपिक पे, जिस पे एक एक करके इसको हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे कि जनसंख्या का आकार और वितरण, ये एकदम फैक्चुअल है। इसका आप लोग फोटो भी ले सकते हैं, इसका PDF भी है, इसमें और आप लोग फैक्ट ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा कि PT जाते जाते समय आपके पास बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे, जिसको याद करना आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और वहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। BPSC का भी पैटर्न बहुत बदल गया है, अब वो फैक्चुअल से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते जा रहा है। तो अपनी तैयारी को फैक्ट से हटा के कॉन्सेप्ट की तरफ लाने का प्रयास कीजिए, अभी पर्याप्त समय आपके पास है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। हमारे जनसंख्या क्या है, यही है 10, 40, 99, 452। कभी कभी पहले BPSC में ये पूछ देता था, जनसंख्या का डेटा ही पूछ देता था। भारत का ये टोटल जनसंख्या का कितना है, 8.56। कथन में हो सकता है कि भारत की जनसंख्या का, या मेंस में लिखिएगा तो भारत के कुल जनसंख्या की बिहार की जनसंख्या क्या है, 8.58, या कहीं कहीं लिखा जाएगा 8.6। ठीक है,
और थर्ड लार्जेस्ट है, पहला कौन है? बिहार। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके पास बिहार। ठीक है, क्षेत्रफल बिहार का कितना है पूरा इंडिया का? 2.86। और क्षेत्रफल में भी कभी कभी पूछ देता है कि बिहार पूरे राज्यों में क्षेत्रफल में कैवां स्थान रखता है, तो पुराना में था 13, जम्मू कश्मीर गठन के बाद हो गया 12। ठीक है, अगर पुराना पूछे तो 13वां में दे देना है, अपडेटेड पूछे तो 12 से दे देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो जनसंख्या है 10, 40, 99, 452। ठीक है, वो कितने जगह वितरित है, समझ में आ रहा है? ये जनसंख्या हमको कितने जिलों में वितरित है? पूरा 48 जिला। बिहार में कितना जिला है? 48 जिला और 9 प्रमंडल। ठीक है, 38 जिला है और 9 प्रमंडल है हमारे पास। ठीक है, यानी हमारा टोटल जनसंख्या इसी 38 जिला में कहीं ना कहीं वितरित है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या हमारी कहाँ रहती है? पटना में। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? शेखपुरा में। अभी आप सुनते रहिएगा, मैप पर ही सब लास्ट में किया हुआ है। तो होता क्या है कि इससे हम लोगों को डायरेक्ट ज़्यादा अच्छा जानकारी नहीं मिल पाता है। तो हुआ कि जनसंख्या का वितरण जानने के लिए जनसंख्या घनत्व जैसे इकाई को लाया गया, कि हम देखेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में यानी 1 किलोमीटर में कितना जनसंख्या है। इसको मापेंगे तो ज़्यादा हमको पता चलेगा कि हम कैसे विकास का वो योजना ला सकते हैं और ज़्यादा हम जनसंख्या के बारे में अच्छा जान सकते हैं। तो इसलिए जनसंख्या घनत्व लाया गया, प्रति इकाई क्षेत्रफल में लाया गया। तो देखा गया कि बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग मीटर में 1106 लोग रहते हैं। कितना रहते हैं? 1106 देखते हैं। और जो पूरा इंडिया का ही सर्वाधिक, यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो क्या बताएंगे? बिहार में। ठीक है, 1106। अब भारत में कितना लोग रहता है? 311। तो आपको लगेगा कि इतना अंतर कैसे आ रहा है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है? टोटल जनसंख्या में टोटल क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। तो भारत का या बिहार का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी ये दे रहा है। ये भी उतना स्पष्ट आंकड़ा व्यक्तियों का वितरण का नहीं दिखाता है, लेकिन इससे बेहतर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है। तो देखते हैं कि शिवहर में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और सबसे लोएस्ट कहाँ है? कैमूर में। सब जिला आप लोग मैप पे देखिएगा, हम लोग फिर भी कैमूर का जो है जनसंख्या घनत्व 488 है, 488, जो भारत के जनसंख्या घनत्व से भी ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व से भी प्रश्न एक आते हैं, आप यहाँ से इसको बना ले जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या परिवर्तन। इससे भी आजकल देखते हैं कि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ गई है। अब डेटा ना आके इन प्रवृत्तियों पर भी प्रश्न आने लगा है। तो देखते हैं कि वृद्धि क्या होता है। तो जनसंख्या में वृद्धि हम बता दिए थे कि कैसे होता है, जन्म से, मृत्यु से और प्रवास से। तो जन्म को कैसे नापते हैं? जन्म दर से। मृत्यु को कैसे नापते हैं? मृत्यु दर से। और प्रवास को कैसे नापते हैं? प्रवास को नापने का है पुल और पुश फैक्टर, कि किसी स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पे क्यों जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि प्रवास होने के जो सिद्धांत हैं वो क्या है, तो पुल और पुश फैक्टर सिद्धांत हैं, जिससे हम लोग प्रवास को देखते हैं। तो जन्म दर क्या है? प्रति वर्ष 1000 जीवित व्यक्तियों पर बच्चों का जो जन्म होता है वही जन्म दर कहलाता है। और 1000 जीवित पर जितना की मृत्यु होती है उसको हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि कभी कभी इसको कथन बना दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि इसमें दो चीज़ होना इम्पोर्टेंट है। ये प्रति वर्ष होगा और 1000 के आधार पर होगा। ये दोनों आपका क्लियर है। प्रवास में पुल एंड पुश फैक्टर को याद रखिएगा। पुल का मतलब खींचना, जैसे शहर है, यहाँ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो जनसंख्या को अपने तरफ क्या करता है? खींचता है। पुश का मतलब क्या होता है? ढकेलना, जैसे गांव में गरीबी है, बेरोजगारी है, तो लोग वहां से निकल के कहाँ जाना चाहता है? शहर की ओर जाना चाहता है। यही है पुल और पुश फैक्टर प्रवास का। इससे भी बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं आपको, इसको भी ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का बिहार में क्या पैटर्न रहा है। तो हम देखते हैं कि 1901 से लेकर 1921 तक कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या
वृद्धि दर रहा है, किसी क्षेत्रों में माइनस में भी रहे हैं। जो बिहार के जो क्षेत्र हैं आपके, ठीक है, इन क्षेत्रों में हमेशा जनसंख्या वृद्धि दर देखा गया है। स्वतंत्रता बाद के भी देखते हैं कि 1951 से 56 में हमारा 18% के दर से हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। सिर्फ एक आपको मोटा मोटी दिखा रहे हैं, 1991 से 2000 के बाद सर्वाधिक 28% से हम लोग वृद्धि किए, उसमें हम लोग ने कुछ सुधार किया है, याद नहीं रखना है। 2011 से 11 के बीच में हमने 3% का कमी किया, यानी 25% के हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर आज 100 है तो हम लोग कल 125 हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें याद रखना है कि सर्वाधिक तेजी से जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है, तो मधेपुरा में बढ़ रही है। और सबसे न्यूनतम कहाँ बढ़ रही है, तो गोपालगंज में बढ़ रही। सबसे मैप पे है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। अभी हमारा जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है, 25% के आसपास। सर्वाधिक 31% से मधेपुरा बढ़ रहा है और 19.2% से गोपालगंज बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो शिक्षा होता है, गरीबी होता है, ठीक है, तो ये सब कारणों से कहीं कहीं जनसंख्या बढ़ती है। स्त्रियों में शिक्षा की कमी, ठीक है, प्रतिशतात्मक जो हमारा समाज है, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर करता है। आर्थिक एंड सोशल क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन आ जाए तो सोचिएगा कि सोशल और इकोनॉमिक कारण ही क्या होते हैं, जनसंख्या वृद्धि और घटने के मानक होते हैं, ये लोग प्रभावित करता है। ठीक है, तो दो टॉपिक हमारा 3 पिलर था, हमने दो पिलर को हमने क्या किया, समाप्त कर लिया। अब हमारे पास तीसरा है जनसंख्या के गुण, जिसमें हम लोग एक एक टॉपिक को करके पढ़ेंगे। और जो अभी तक आप जितना पढ़ते हैं, ठीक है, इधर वीडियो पे चाहे किसी का नोट्स देखते हैं, तो यही डेटा सिर्फ आप पढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न आ जाता है तब तो आप बना ले जाते हैं, ठीक है। अगर उससे पीछे से प्रश्न आ जाता है तो आप सोचते हैं कि सही होगा कि गलत होगा। अगर वो सब प्रश्न बना लेंगे तो आप हमेशा अन्य लोगों से एज में लीड में रहेंगे और आपका नंबर हमेशा 110 से ऊपर रहेगा। आपको पीटी के दिन के बाद ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन मिला रहे हैं, आंसर खोज रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा पिलर था, जिसमें हमने पहला पढ़ा था लिंगानुपात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी देश के लिए, क्योंकि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच में अनुपात होना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होता है कि सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं, अगर इनमें असंतुलन होगा तो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं क्या हो जाएंगी, बेमेल हो जाएंगी और हमारा समाज एक दुष्परिणामों की तरफ चला जाएगा। इसलिए देखते हैं कि लिंगानुपात क्या है बिहार का, 918। जो भारत सरकार का लिंगानुपात है, ये आप लोग प्रश्न है, क्योंकि सब आप डेटा पढ़ते हैं इसलिए हम जानबूझ के इसमें छोड़ दिए हैं कि ये सब आप लोग अपना कॉपी में भर दीजिएगा। तो बिहार का कितना है, 918। इतना हम बता देते हैं कि राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि जो बिहार में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो कहाँ है, गोपालगंज। हम देखे थे कि साक्षरता हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ है, गोपालगंज, ठीक है। तो हमारा देखते हैं कि गोपालगंज में क्या है, हमारा लिंगानुपात भी बेहतर है, ठीक है। मुंगेर में सबसे कम है, यहाँ पे हमने एच और एल लिख दिया है, ठीक है। एच का मतलब हाईएस्ट, एच का मतलब लोएस्ट, यानी पूछें कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो मुंगेर सर्वाधिक है, तो गोपालगंज कभी कभी कथन के रूप में दे देगा, ठीक है। अब देखिए, हम आपको यहाँ समझाना चाहते थे प्रकृति परिवर्तन कैसे होता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी या कम, ठीक है, बताइए, ज़्यादा संख्या रहेगी महिलाओं की कि महिलाओं की जनसंख्या क्या रहेगी वहाँ, कम। अगर आप जनसंख्या वृद्धि के 3 कारकों को सोचेंगे, ठीक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास, तो आप जन्म और मृत्यु पर अगर आप सोचते हैं तो आप उसके आंसर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर प्रवास को सोचेंगे तब आप समझ पाइएगा कि गाँवों में क्या हो गया है कि गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा के कारण क्या हो गया है, पुरुषों की जनसंख्या बाहर कमाने चली गई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का
प्रवास कम हुआ है पुरुषों से, तो वहाँ पे क्या है, जनसंख्या स्त्रियों की ज़्यादा है। या आप अपने गांव में देख सकते हैं कि सब पुरुष कहाँ चला गया कमाने, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कहाँ कहाँ, और स्त्रियां वहीं हैं, उन लोग वहाँ से कमाते हैं और पैसा उसको भेजते हैं। ठीक है, तो हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात जब नापेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और शहरों में लिंगानुपात क्या होगा, हमेशा कम, क्योंकि बाहर से लोग आके रहते हैं। तो प्रवास का एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो आपको कहाँ दिखाई देता है, लिंगानुपात जगह में देखते हैं। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे देखते तो आप कभी भी योजना बनाते समय कंफ्यूज आ जाते, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कहाँ बढ़ा है, इसमें बड़ा फैक्टर कौन अपना रहा है, प्रवास। ठीक है, ये मेंस का टॉपिक है, लेकिन पीटी में भी अब जो प्रश्न आ रहे हैं लाइन बाय लाइन वाला, कथन वाले, अब यहीं से बन रहे हैं, डायरेक्ट फैक्ट से कम बनेंगे। ठीक है, अब शिशु लिंग अनुपात आते हैं, 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें हम देखते हैं कि ये नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग बच्चा में देखते हैं कि आगे जो हमारा भविष्य है उसमें हम क्या कर पाएंगे। हमने जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में लिंगानुपात बढ़ाने के कार्य किए हैं वो कहाँ से परिलक्षित होंगे, शिशु लिंगानुपात से परिलक्षित होंगे, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम देखते हैं कि 935 है किसका, बिहार का लिंगानुपात, भारत का शिशु लिंगानुपात बिहार से कम है, ये आप लोग अपना खोज के रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, किशनगंज, और सबसे कम कहाँ है, वैशाली। ठीक है, किशनगंज और वैशाली, 971 और 904। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं लिंगानुपात के बाद आयु संरचना में। ये भी कभी कभी प्रश्न हमारे सामने पूछ देता है, क्योंकि आयु संरचना को हम लोग दो चीज से जानते हैं, आयु पिरामिड से। ठीक है, इससे हम लोग को पता चलता है, पिरामिड देखे हैं, ये होता है पिरामिड। ठीक है, इसको 3 भाग में बांट देते हैं, यहाँ पे वृद्ध को रखते हैं, यहाँ पे वयस्क को रखते हैं, यहाँ पे हम लोग शिशु को रखते हैं। ठीक है, यही हमारा पिरामिड है। हम देखेंगे कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसका आधार चौला होगा, जिसका कम है। ये भी मेंस में आता है, कभी याद रखिएगा कि आयु पिरामिड किससे संबंधित टॉपिक है, तो जनसंख्या से संबंधित टॉपिक है। इस पिरामिड में देखिएगा कि जो वृद्ध होते हैं और जो शिशु होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, उत्पादक नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। अब ये दोनों आश्रित किस पर रहते हैं, वयस्क पर रहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का जनसंख्या है तो ये क्या बताएगा, कभी कभी अगर मान के चलिए, अगर यहाँ पे हम एक चीज खींच दें, ठीक है, आप देखिए कभी कभी अब प्रश्न इसी प्रकार का आएगा, यहाँ पे ओल्ड लिख दें, यहाँ पे यूथ लिख दें, यहाँ पे शिशु यानी बुआई लिख दें। ठीक है, अगर बुआई का आधार बड़ा है तो ये क्या बता रहा है हमको कि आगे जनसंख्या क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर हमारा पिरामिड इस प्रकार का है, ठीक है, यानी शिशु की जनसंख्या यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो क्या बताएगा कि आगे हमारी जनसंख्या क्या होगी, घटेगी। ये घटता हुआ जनसंख्या को शो करेगा, ये वृद्धि वाले जनसंख्या को शो करेगा। तो हो सकता है कि पिरामिड पे अगर जनसंख्या से प्रश्न पूछे तो इसको कथन कारण में भी समझ जाइएगा कि आयु पिरामिड में सबसे नीचे में कौन रहता है, शिशु रहता है, उसके ऊपर वयस्क रहता है, उसके ऊपर वृद्ध रहता है। वृद्ध और शिशु किस पे आश्रित रहते हैं, यूथ पे, इसलिए इन दोनों को योग को हम लोग आश्रित जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चे पे, जो 15 वर्ष से क्या हो, छोटा। शिशु किसको कहेंगे, 0 से 6। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि शिशु का उम्र क्या होता है, 0 से 6, और बच्चा क्या होता है, 15 वर्ष से छोटा। बच्चा में शिशु भी आता है और ये भी आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बिहार में जो 0 से 6 वर्ष है उसका 18% जनसंख्या है लगभग टोटल का। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो जनसंख्या है आगे क्या होगा, वृद्धि होगा। पहले और था, अब थोड़ा सा कम है, क्योंकि कल ही जाके क्या होगा, शादी की उम्र का होगा। ठीक है, तो ये
और जनन प्रक्रिया इसकी तेज होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा जनसंख्या स्थिरीकरण कब चला गया है? 2070 का लिए। समझ में आ गया कि क्यों चला गया 2070 तक हम अपना जनसंख्या स्थिरीकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास शिशुओं की जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, बालिका अधिक है कहाँ? सुपौल में। जनसंख्या उसकी ज़्यादा कहाँ है? खगड़िया में। ये सिर्फ हम दो फैक्ट दे दिए हैं, तो हो सकता है कि बालिका को आप लोग कर ले। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो कॉन्सेप्ट आधारित बनेंगे। कभी कभी शिशुओं के बारे में, कथन के बारे में पूछ देगा, और कभी कभी डेटा के बारे में पूछ देगा कि सर्वाधिक बालिका कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे? जनसंख्या। और बालिकों की जनसंख्या प्रतिशत कहाँ ज़्यादा है, तो बताएंगे ये। अब वयस्क होता है 15 से इतना, और वृद्ध होता है 59 से ऊपर। कभी कभी इस पे भी प्रश्न बना दिए जाते हैं। यानी हमने 3 पिलर में 2 खत्म कर लिया। तीसरा में जब हम गुण देख रहे हैं तो हमने लिंगानुपात, आयु संरचना को भी हमने देख लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट है साक्षरता। आप हमेशा पढ़ते आए हैं, आपके लिए हमने व्यावसायिक संरचना भी बना के लाया है कि प्रश्न अभी तक यहाँ है, यहाँ से अगर प्रश्न यहाँ शिफ्ट होता है तो आप भी उस प्रश्न को बनाने में बहुत ही सार्थक रूप से इसको बनाएंगे, हंसते हंसते। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है। साक्षर किसको कहते हैं? 7 वर्ष से ऊपर आयु होनी चाहिए उसकी। कितनी होनी चाहिए? 3 फैक्ट याद रख लीजिएगा कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष से अधिक। किसी भी भाषा को समझता हो, लिखता हो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, किसी को भाषा को समझकर लिख ले या पढ़ सकता हो, ठीक ले, उसको हम लोग साक्षर करते हैं, उसी की गिनती करते हैं। 7 वर्ष, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सब सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फैक्ट तो आपको है ही पता। ठीक है, 7 वर्ष से अधिक। अगर मान लीजिए कि पहले हमारे पास था क्या, साक्षरता जब हम लोग देखते थे तो 4 वर्ष वो आधार लेके चल रहे थे। कितना लेके चल रहे थे? 4 वर्ष। जब 4 वर्ष लेंगे तो जनसंख्या क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा, तो साक्षरता दर हमारा क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको बढ़ा के 7 वर्ष कर दिया, और उसकी भाषा को, ज्ञान को भी हमने उसमें इंक्लूड कर दिया। यानी उम्र आधारित है और भाषा आधारित है, भाषा को समझ सके और या लिख सके और उसको पढ़ सके। ठीक है, तो उसी को हम लोग साक्षर गिनेंगे। भारत का साक्षरता दर 74%, यानी 100 लोगों में 74.04% लोग क्या हुआ है भारत में? पढ़ा हुआ है। बिहार में 61% लोग ही पढ़े हुए हैं। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक पढ़ा हुआ लिखा हुआ कहाँ है? रोहतास में। और सबसे कम कहाँ पढ़ा हुआ है? पूर्णिया में। ठीक है, सबसे कम पूर्णिया और सबसे ज़्यादा रोहतास। इसमें भी देखते हैं कि 61% में 71% हमारा क्या है? पुरुष पढ़ा हुआ है, और महिला 51% ही है। यानी महिला अभी तक 50% ही पढ़ पाई है। 50% महिला क्या है? अभी भी निरक्षर कैटेगरी में आई है। तो हमको पता चल जाता है कि महिला के साक्षरता के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो बालिका साक्षरता को हम लोग बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम आए हैं, जिसमें से हम लोग सब जानते हैं पोषण के लिए बेसिक छात्रवृत्ति योजना है। जब हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन आप ये तो समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा कार्यक्रम उनके लिए विशेष रूप से चलाया जा रहा है, क्योंकि हमारी महिला साक्षरता क्या है? बहुत ही कम है, लगभग 50-51.5%। ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे कि 59% ही लोग पढ़े हुए हैं, क्योंकि लोग कहाँ भी रहते हैं? ग्रामीण और शहरी में रहते हैं। और शहर में 76% लोग पढ़े हुए रहते हैं, क्योंकि जो भी गांव से पढ़ता है वो कहाँ के बस जाता है? शहर में बस जाता है। इसलिए गांव की साक्षरता क्या होगी? कम। और शहर की साक्षरता क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं व्यावसायिक संरचना, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ काम करते ही रहते होंगे। ये उनका क्या था अभी तक? साक्षरता, लिंगानुपात उनका गुण था, जो उनको मानव संसाधन बनाता था। ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं अपना रोजगार में लगे हुए हैं। तो हम भी जानते हैं कि जब जनसंख्या पढ़ेंगे तो अर्थ काम का 4 क्षेत्र पढ़ते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। जब इकोनॉमिक्स में आएंगे तो यही 3 चीज़ पढ़ेंगे: प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय।
उनको पता है कि प्राथमिक में कौन होता है, जो डायरेक्ट हम लोग नेचर से काम लेते हैं, जैसे खनन, कृषि, सब कौन सा क्षेत्र होता है, प्राथमिक। द्वितीय क्या होता है, जो प्राथमिक के आधार पर आगे उस पर हम लोग निर्मित और विनिर्मित करते हैं, जैसे उद्योग। तृतीय क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है, जो इन दोनों क्षेत्रों में काम करता है। चौथा क्षेत्र है अनुसंधान एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनको तृतीय क्षेत्र न करके उनके लिए एक अलग कैटेगरी बना दिया गया, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक ये करके। तो कभी कभी इस पे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कामगार है बहुत लोग, तो कहाँ है सबसे ज़्यादा कामगार? पटना में रहेगा, क्योंकि आपको जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग प्रवास कहाँ करते हैं, पटना करते हैं। और सबसे कम कामगार कहाँ होगा, शिवहर। मुख्य कृषक, ठीक है, इस सबसे ज़्यादा कहाँ है, मधुबनी। इसको हम सिर्फ पढ़ देते हैं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुंगेर। घरेलू उद्योग कामगार कहाँ है सबसे ज़्यादा, जमुई, और सबसे कम शिवहर। सीमांत कामगार किसको कहते हैं, पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा है और अरवल में सबसे कम। ठीक है, गैर कामगार सबसे ज़्यादा पटना में और सबसे कम है आपका शेखपुरा में। इसको आप फोटो ले लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से उठा के अब यहाँ लाए, तो आपके पास उसका भी डेटा आपके पास रहे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, और दो तीन चीज़ देख लेते हैं इसका। ग्रामीण नगर, यहाँ से भी आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जनसंख्या है वो 88%, 88.71% हमारा जनसंख्या कहाँ रहता है, ग्रामीणों में रहता है। इसलिए बिहार क्या है, गाँवों का राज्य है। ठीक है, हमारी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, गाँव में रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सबसे ज़्यादा ग्रामीणीकरण कहाँ है, समस्तीपुर का। और सबसे कम कहाँ है, पटना का। नगरीकरण देखेंगे कि 11.29% ही लोग शहर में रहते हैं। इतना ही परसेंट हमारा क्षेत्र क्या है, नगरीकृत है, जिसमें सर्वाधिक कहाँ है, पटना। और सबसे कम कहाँ है, पूर्वी चंपारण। और देखेंगे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ देखा गया है, बेगूसराय में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीवीआई करके रख लीजिएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में भी दिया हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण जब हम लोग पढ़ेंगे, नगरीकरण, ठीक है, एक टॉपिक है, उसमें 10वां चैप्टर आपका, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में। तो हम लोग और कुछ फैक्ट पढ़ेंगे कि कैसे नगर का क्या आधार बिहार सरकार ने रखा है, किसको नगर कहेंगे, किसको गांव कहेंगे। ठीक है, बिहार में कितने परसेंट नगर, कितने नगर परिषद हैं, कितने नगर निगम हैं, और कितने नगर परिषद हैं। और इसमें जो काम करने के लिए कौन कौन सी 3 एजेंसियां हैं, उनके बारे में जानेंगे। और प्रमुख काम क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत नगर के क्षेत्रों में क्या क्या काम चल रहा है। इस बार वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके अंदर आ सकता है। जब हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो रखिएगा, ये डेटा आपको वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति से भी बहुत प्रश्न, एक दो प्रश्न आता है, क्योंकि बिहार सरकार का बहुत फोकस रहता है इनके विकास के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे विकास के मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं। इसलिए इनका भी डेटा हमारे पास होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सब संवैधानिक शब्द है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो बिहार में जितनी अनुसूचित जाति रहती हैं वो कितना परसेंट है, 15.91, लगभग 16% के आसपास क्या है, 80। ठीक है, अनुसूचित जाति है, इनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ है, गया में। और सबसे कम कहाँ है, किशनगंज में है। ठीक है, इनका लिंगानुपात देखिएगा 925 है। सर्वाधिक कहाँ है, सिवान में। और सबसे कम कहाँ है, भागलपुर में। ये सब डेटा आप शुरू से पढ़ते आए हैं। ठीक है, सब किताब में आपको ये मिल जाएगा, इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, साक्षरता क्या है, 28.5। देखिएगा कि साक्षरता दर इनकी क्या है, बहुत ही कम है। सर्वाधिक कहाँ है, मुंगेर। और सबसे कम है शिवहर। ठीक है, इनके बाद आते हैं अनुसूचित जनजाति। बिहार में इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, टोटल जनसंख्या के 1.3 है। सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिम चंपारण में।
और सबसे कम कहाँ है? खगड़िया में। लिंगानुपात देखिएगा इनका 958 है, बिहार के लिंगानुपात से इनका ज़्यादा है, और भारत के भी राष्ट्रीय औसत से इनकी लिंगानुपात ज़्यादा है। सर्वाधिक कहाँ है? गोपालगंज। और सबसे कम कहाँ है? पटना। साक्षरता देखिएगा 28.2% है इनकी साक्षरता। तो एक प्रश्न यहाँ से भी आता है, ये है, मैंने लिंगानुपात भी बता दिया, जनसंख्या भी, यहाँ से भी एक प्रश्न आएंगे, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और एक है धार्मिक संरचना, हमने सब कुछ पढ़ लिया। बिहार सरकार ने क्या किया? जातिगत गणना भी किया है, ठीक है, जनगणना नहीं है वो, बिहार बिहार जाति आधारित गणना है, ठीक है। बहुत जगह जनगणना लिखेगा, वो क्या है? गणना। क्योंकि आपको पता है कि ये क्या कर सकती है? गणना राज्य सरकार सूची में आती है, और जनगणना केंद्र सरकार की सूची में आती है, ठीक है। ये गृह मंत्रालय करता है। यहाँ पे ये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया गया है। हो सकता है कि यहाँ से भी आपको प्रश्न आ जाए कि बिहार जाति आधारित गणना किन विभाग के द्वारा किया गया है, तो समान प्रशासन विभाग के द्वारा किया गया है, जबकि जनगणना केंद्र सरकार करती है। और कौन सा विभाग करता है? इनका गृह विभाग करता है। 2011 में जब धार्मिक गणना भी हुआ था, जनगणना, लेकिन उसका रिपोर्ट 2011 में न दे के 2015 में इसके आंकड़े जारी किए गए थे। हमको पता है कि जो हिंदू हैं वो 83% है, जो मुस्लिम है 16% है, ईसाई 0.1 है, और बौद्ध 0.02% है। कभी कभी हो सकता है कि जब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन दे दे तो हमारे पास ये रहे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट रखिएगा कि इसका आंकड़ा 2015 में जारी हुआ था। आप यहाँ से भी एक चीज़ अच्छा से रख सकते हैं। लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिसके लिए आप लोग इतना दिन से फैक्ट देखते हैं, हमने सारे फैक्ट को जो हमने पढ़ा, ठीक है, मैंने इस फोटो पे, इस मैप पर आपके सामने रख दिया है। अगर इसका आप लोग फोटो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जितना डेटा है आप इस पे देख लीजिएगा, और बार बार मैप देखने से आपको जिला भी पता रहेगा, और बहुत सारा जो प्रश्न बिहार स्पेशल में पढ़िएगा, इसी मैप को बार बार देखिएगा तो आप बना लीजिएगा। कौन पूर्वी जिला है, पश्चिमी जिला है, पटना से कितना जिला सटता है, सब अपना अपना पहले घर देख लीजिएगा कि हमारा घर किधर किधर है। आज जो रिवर ऑफ बिहार हुआ है उसको भी आप इससे समझ सकते हैं। यानी आप एक तरह से हर पेज बाई पेज बनाते जाइएगा तो आपका बिहार स्पेशल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हमने प्रयास किया है कि यहाँ से आपके 2 से 4 क्वेश्चन जो आते हैं उसको आप लोग जल्दी से बना लीजिएगा, और कॉन्सेप्ट आधारित अगर इससे प्रश्न आते हैं तो उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे और किन्हीं को कुछ पूछना हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया है, इसको आप लोग फ़ोटो ले सकते हैं। सॉरी, मैं तो सामने से हटा ही नहीं, इसका एक अच्छा सा फ़ोटो आप लोग ले सकते हैं। आप लोग इनका फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग अपने पास प्रिंट करके या मोबाइल में रखिएगा और इसको देखिएगा, ठीक है। गुड बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।